माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। नया टॉपिक है। इस नया टॉपिक का नाम है इनेस्फ्लाइटिस। इनेस्फ्लाइटिस बीमारी क्या है? ये एक प्रकार के दिमाग से संबंधित बीमारी है, यानी ब्रेन से संबंधित बीमारी है, जिसको हिंदी में हम लोग मस्तिष्क शोथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यदि हमारे आप वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों में अधिक से अधिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है। तो चलते हैं, हम लोग जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है इनेस्फ्लाइटिस। और इनेस्फ्लाइटिस जो देखिए, इनेस्फ्लाइटिस जो शब्द है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मस्तिष्क शोथ। यानी इनेस्फ्लाइटिस जो होता है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसको हम लोग हिंदी में मस्तिष्क शोथ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मस्तिष्क शोथ क्या है तो जानेंगे। यदि हमारे ब्रेन में यानी मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क के ऊतकों में पर्दा या सूजन आ जाता है तो उसी अवस्था को हम एनेस्फ्लाइटिस बोलते हैं। कहने का मतलब आपके ब्रेन में या रोगी के ब्रेन में या किसी व्यक्ति के ब्रेन में सूजन आ जाए और पर्दा होने लगे, उस अवस्था को एनेस्फ्लाइटिस बोलते हैं। यानी मस्तिष्क के ऊतकों में पर्दा और सूजन की अवस्था को एनेस्फ्लाइटिस बोलते हैं। यह बीमारी जो होता है ये डायरेक्ट भी होता है और ये बीमारी इनडायरेक्ट भी होता है। कहने का मतलब यह जो बीमारी होता है सीधा भी हो जाता है, और दूसरा ये होता है कि रक्त परिसंचरण के द्वारा भी बीमारी फैलता है। ठीक है, ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी होता है। यदि भारत की बात करते हैं, भारत में, तो भारत में यह बीमारी जो होता है ये स्पोरोडिक तथा एपिडेमिक दोनों रूप में पाया जाता है। कहने का मतलब होता है कि ये सामान्य में भी पाया जाता है और असामान्य स्थिति में पाया जाता है। यानी इसका बीमारी जो होता है मिला जुला कर एवरेज में रहता है। और यदि इसके बात करते हैं, ये बीमारी फैलने के कारण बताते हैं, यानी कहने का मतलब होता है कि बीमारी क्यों फैलता है, इसका कारण क्या क्या हो सकता है, तो जानेंगे। एनेस्फ्लाइटिस जो होता है वो कई कारणों से फैलता है। पहला तो वायरस की वजह से फैलता है, और कौन कौन वायरस से फैलता है तो जानते हैं। हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस सिम्प्लेक्स नामक जो वायरस होता है उसके वजह से बीमारी फैलता है। साइटोमेगालो के नाम से फैलता है, चिकन पॉक्स से भी फैलता है, मम्पस से भी फैलता है, खसरा से फैलता है, रूबेला, एंटोवायरस, रेबीज, डेंगू, जापानी बी और HIV से भी फैलता है। कहने का मतलब होता है कि यह बीमारी जो फैलता है, इस बीमारी को फैलाने में जो वायरस जिम्मेदार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो हर्पिस सिम्प्लेक्स, साइटोमेगालो, चिकन पॉक्स, मम्पस, खसरा, रूबेला, एंटोवायरस, रेबीज, डेंगू, जापानी बी और HIV जिम्मेदार होते हैं। इतने वायरस मिलकर हमको ये बीमारी फैलाने की काम करते हैं। उसके बाद कुछ और भी है, अन्य लोग भी होता है। कौन कौन है तो कवक है, प्रोटोजुआ है, कृमि है, जीवाणु है, मलेरिया है, अमीबा है, टीबी है, टाइफाइड है। यानी कहने का मतलब होता है कि वायरस से भी फैलता है, साथ ही साथ कवक से भी फैलता है, प्रोटोजुआ से भी फैलता है, कृमि से भी फैलता है, जीवाणु से भी फैलता है, मलेरिया से, अमीबा, टीबी और टाइफाइड से भी बीमारी फैलने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद यदि हमारे शरीर में तरल और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलित हो जाएगा, यानी इनबैलेंस हो जाएगा, तो उस अवस्था में भी बीमारी फैलता है। कहने का मतलब यदि आपके शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी तभी बीमारी होगा, अम्लीयता हो जाएगी, क्षारीयता हो जाएगी, यानी इन सब में परिवर्तन होगा तो उस अवस्था में भी मस्तिष्क शोथ होने की संभावनाएं बन जाती है। उसके बाद यदि टीकाकरण कोई व्यक्ति कराता है तो टीकाकरण से उत्पन्न जो एलर्जी होता है, यानी टीकाकरण के बाद जो एलर्जी उत्पन्न होता है उसके भी वजह से मस्तिष्क शोथ होने की संभावनाएं बनी रहती है। उसके बाद कीटाणुनाशक पदार्थों की कमी, कीटाणुनाशक पदार्थों की विषाक्तता का भी कारण होता है। कहने का मतलब कि किसी कीटाणुनाशक पदार्थ है यदि टॉक्सिन में बदल जाएगा, विष में बदल जाएगा, तो उस अवस्था में भी बीमारी होने की संभावनाएं बन जाती है। उसके बाद उपापचयी विकार के कारण, उपापचयी विकार के मतलब क्या होता है, यानी आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म की भी असंतुलन होगा तो उस अवस्था में भी बीमारी होने की संभावनाएं बन जाएगी। यानी एनेस्फ्लाइटिस जो बीमारी होता है वो इतना कारणों से होता है, यानी कारण इसका बहुत सारे हैं। इन सब कारणों की वजह से एनेस्फ्लाइटिस बीमारी होता है। यदि किसी व्यक्ति को एनेस्फ्लाइटिस नामक बीमारी हो गया है तो आप कौन कौन से जांच लिखेंगे, यानी कौन कौन जांच के आधार पर, कौन कौन टेस्ट के आधार पर, कौन कौन डायग्नोस्टिक के आधार पर आप पता लगाएंगे उस व्यक्ति को मस्तिष्क शोथ हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसको जांच के लिए बीमारी का पहले इतिहास पता करेंगे, उस व्यक्ति को बीमारी कब से है। ठीक है, उसके बाद चिकित्सीय लक्षणों के प्रस्तुति, यानी उसको देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से लक्षण उत्पन्न हुआ है। जिस जिस लक्षण पे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसका लक्षण को पता लगाएंगे, इस बीमारी में लक्षण मिलता जुलता है कि नहीं है। यदि मिलता जुलता रहेंगे तो हम लोग पता लगा सकते हैं। उसके बाद शारीरिक परीक्षण,
व्यक्ति का फिजिकल टेस्ट लेंगे, उसके भी आधार पर हम लोग पता लगा सकते हैं बीमारी हुआ है कि नहीं। रक्त परीक्षण कराएंगे, रक्त परीक्षण में शर्करा यानी शुगर का जांच कराएंगे, यूरिया का जांच करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का जांच करेंगे, ठीक है। उसके बाद मूत्र परीक्षण, पेशाब का जांच कराएंगे, सीटी स्कैन करेंगे, वायरोलॉजिकल अध्ययन करेंगे और सीएसएफ यानी लंबर पंचर का भी जांच कराएंगे। तो इतना सारे चीज हम लोग टेस्ट लिखेंगे, तब जाकर हम लोग को एनेफेलाइटिस नामक बीमारी जो होगा उसका पता चलेगा, ठीक है। अब चलते हैं इस बीमारी का यदि चिन्ह एवं लक्षण की बात करते हैं, यानी कहने का मतलब होता है कि इस बीमारी का चिन्ह एवं लक्षण क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से लक्षण है जिसके आधार पर हम लोग पता लगाते हैं कि बीमारी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले रोगी को तेज बुखार आएगा, यानी रोगी को तेज बुखार आएगा, ये बीमारी यदि रहेगा तो उस रोगी को तेज बुखार आएगा, सिर में दर्द होगा, उल्टियां होगा, ऐठन और दौरे पड़ने लगेगा व्यक्ति का, चेतन अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। कहने का मतलब होता है कि व्यक्ति को कुछ याद नहीं रहेगा, चिड़चिड़ापन होने लगेगा, रोगी बहुत ज्यादा गुस्साएगा, रोगी कोमा में भी जा सकता है बेहोश होकर। पक्षघात यानी उसके शरीर का कोई अंग या सभी अंग सुन्न हो सकता है, गर्दन में अकड़न आ जाता है, मानसिक भ्रांतियां, उसके मन में अजब अजब सवाल जवाब आने लगता है, अजब अजब सपना देखने लगेगा, अजब अजब बात करेगा वो, दृष्टि संबंधित विकार यानी उस रोगी को देखने में भी परेशानी उत्पन्न होने लगेगा। तो इतना सारे चीज है, इतना सारे लक्षण के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि एनेफेलाइटिस नामक बीमारी हुआ है कि नहीं हुआ। तो आपको बताएं कि बीमारी का जो नाम होता है एनेफेलाइटिस बोला जाता है, हिंदी में इसको मस्तिष्कोथ बोला जाता है। कौन कौन कारण से होता है ये भी बताया आपको। यदि किसी व्यक्ति को बीमारी हो गया तो टेस्ट क्या क्या लिखेंगे, उसके बाद इसका चिन्ह एवं लक्षण क्या क्या दिखलाई दिया, इतना सारे चिन्ह एवं लक्षण दिखलाई दे सकता है। अब मानते हैं किसी व्यक्ति को बीमारी हो गया है तो उसके लिए मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट का मतलब हम लोग कौन कौन से उपाय करेंगे जिसके आधार पर ये बीमारी ठीक हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसका उपचार जो होता है लक्षणात्मक करेंगे, यानी लक्षण यानी कौन कौन से उसके अंदर लक्षण दिखाई देता है, तो जिस जैसा जैसा लक्षण दिखलाई देगा उसके आधार पर हम लोग इस बीमारी का इलाज प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उचित स्थिति में रहकर सक्शन द्वारा उसका श्वसन मार्ग खुला जाता है। कहने का मतलब इसमें क्या होता है, कभी कभी मुंह जो होता है उसका बंद हो जाता है, तो सांस लेने में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, इसीलिए व्यक्ति का मृत्यु तक भी हो जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो सबसे पहले उसको सेक्शन करेंगे, यानी कि उसका आराम की स्थिति में रहकर उसके मुंह को धीरे धीरे खोलेंगे। यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको बैग मास्क के द्वारा भी हम लोग उसको ऑक्सीजन देने का काम करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बुखार यदि होता है तो बुखार को कम करने के लिए हाइड्रोथेरेपी का उपयोग करेंगे या एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स देंगे ताकि उसका बुखार में कमी आए। उसके शरीर में यदि तरल पदार्थों की कमी होती है, उसके शरीर में तरल पदार्थों की कमी होती है या इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलित होता है, तो इस अवस्था में हम लोग उसको आईवी मार्ग द्वारा हम लोग क्या करेंगे, पानी को चढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद यदि वो कोमा में चला जाता है, तो रोगी कोमा में चला गया है तो उसको डोपामिन का इंजेक्शन देंगे। कहने का मतलब कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो डोपामाइन का भी इंजेक्शन उसको देंगे। ऐठन या दौरे को नियंत्रण करने के लिए उसको एंटीकॉन्वलेसेंट दवाई देना चाहिए, यानी रोगी को ऐठन से और दौरा न पड़े इसके लिए हम लोग एंटीकॉन्वलेसेंट दवाई जो होता है उसको हम लोग देंगे। उसके बाद लक्षण की तीव्रता व बीमारी की गंभीरता को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेराइड्स दवाई देंगे, यानी जो उसका लक्षण दिखलाई देगा उसके आधार पर उस बीमारी के लिए हम लोग दवा देते रहेंगे। एंटीवायरल ड्रग्स देना है, द्वितीय संक्रमण से बचने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक की दवाई देंगे ताकि इसका दूसरा स्टेज चालू मत हो जाए। पहले स्टेज में इस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि सेकंड स्टेज में जाने के बाद और बीमारी गंभीर रूप में ले लेता है, तो इसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक का उपयोग करेंगे। रोगी को आइसोलेशन में रखेंगे, ठीक है, आइसोलेशन में रखेंगे और विस्कर्मित तकनीकी का उपयोग करेंगे, यानी विस्कर्मण का तकनीकी का उपयोग करेंगे। उसके बाद आईसीपी को कम करने के लिए ड्यूरेटिक्स ड्रग्स देंगे, जैसे मेनिटोल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ये सारे चीज हो गया, इसको हम लोग दे सकते हैं। शरीर से निकलने वाले जो भी उसका रक्त स्राव होगा या कुछ भी होगा, ब्लड हुआ, थूक हुआ, बलगम हुआ, चाहे जो कुछ भी हुआ, इन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, इसको सही तरीका से निस्तारण करेंगे, जहां तहां इसको नहीं फेंकेंगे, क्योंकि जहां तहां फेंकने से क्या होगा, दूसरा व्यक्ति भी संपर्क में आएगा तो उसको भी बीमारी होने की संभावनाएं बनी रहती है, ठीक है। उसके बाद मरीज को एवं उसके परिवार को साइकोलॉजिकल सहारा देना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज के डेट में कोई भी हॉस्पिटल में जाने के बाद रोगी नर्स या डॉक्टर या स्टाफ इतना ज्यादा भयभीत कर देता है लोगों को कि मैंने परेशान हो जाता है परिवार, तो ऐसा नहीं करना है।
लोगों को साइकोलॉजिकल सहारा देना है ताकि उसको माने ये मिले, साहस मिले रोगों से लड़ने की। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग इतना सारे काम कर सकते हैं इन सब तरीका से और सबसे ज़्यादा लोगों को हेल्थ एजुकेशन, लोगों को हेल्थ के प्रति शिक्षित करेंगे। ठीक है? जैसे कि आपको हमेशा हम बताते हैं कि वीडियो को आप देखते हैं, आप वीडियो को शेयर भी कीजिए। शेयर करने से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आएगा और लोग कम से कम बीमार पड़ेंगे। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता केवल हम पढ़ रहे हैं। पढ़ने का मतलब और शिक्षित व्यक्ति का मतलब ये होता है कि वो आपके जैसा और लोगों को बना सकता है। शिक्षा का मतलब यही होता है। आपने पढ़े उस चीज़ को दूसरे को भी बताइए ताकि लोग अधिक से अधिक जागरूक हो, कम बीमार पड़ेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।